मॉर्गेज क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, लीगल रिपोर्ट क्या होती है, नहीं मालूम होता है क्या। तो ये सारी चीजें, तो कुल मिलाकर एक चीज है, ये वक्त है। और मैंने एक बात कही, इस समय को भी मैंने माना ही सिर्फ 9 महीने, 9 महीने में इंसान निकल जाता है इस चक्रों से। कोई ज्यादा तनाव करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा तनाव करने की जरूरत नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, अगर आपके ऊपर सेक्शन 25 का मुकदमा कर भी दिया क्या, और वारंट भी आ गया, और कोर्ट में खड़े होकर कह दो मैं पैसा देना चाहता हूं, अब इस जजमेंट के आगे कलकत्ता की कोई कोर्ट थोड़ी चलेगी। ये तो डायरेक्शन देती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा तुम क्या लगा लोगे, 5% लगा लोगे, 7% लगा लोगे, 10% लगा लोगे, और इसके बाद अगर कंपनी ये कहती है नहीं मुझे नहीं लेना है, कोर्ट उस पे एक्शन लेगी सर। बस पैसा जमा कोर्ट में, पार्टी फ्री। तुमको जब चाहिए कोर्ट से ले लेना, नहीं तो पड़ा है राजकोष में, राजकोष में वैसे ही कमी है क्या, राजकोष में वैसे ही कमी है, कोई दिक्कत है नहीं यूं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, एक डर लोगों के अंदर बैठाया बीएनएस 316 318, जबकि दोनों ही कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दोनों धारा नॉन कॉग्निजेबल है। अब कॉग्निजेबल में सीधी एफआईआर दर्ज होती है कोर्ट में, सीधी एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन इनको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं कि हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अगर 316 और 318 बीएनएस के अंदर यदि हम मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगर इन्होंने व्यवहार में एफआईआर दर्ज कर भी ली क्या, तो पार्टी कल चैलेंज कर देगी उसको, और ऊपर से एसएचओ को फटकार मिलेगी, एसपी खींचा जाएगा वाला। एफआईआर दर्ज करना भी इनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। एफआईआर करनी चाहिए, एफआईआर का नतीजा निकालना चाहिए। एफआईआर पर अगर नहीं हुआ ना, एफआईआर पेश होने का ग्राउंड भी क्यों आया, क्यों एफआईआर पेश करनी पड़ी, तो इस कारण ये मैटर ही थाने का है। अब वो कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, और मैं तो खुले मंच पे कहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी को, आज तारीख जो तारीख है, आज तारीख तक 316 318 में किसी को सजा नहीं, किसी को सजा नहीं। यहां तक कि वकील साहब आपको कह रहा हूं गौर करना, कलकत्ता की वो कोर्ट लिस्ट निकालना, और जितनी भी पेशियां है ना वो सारी पेशियां देखना, जो भी पेशियां लिखी है क्या, और ऊपर की जो पेशियां आती है ना वो जजमेंट या ऑर्डर की होती है। कभी क्लिक करके देखना किसी में सेक्शन 25 का ऑर्डर मिलेगा आपको, जीसीएमएस का क्या, तो ये बात है सर। वहाँ क्यों अपने यहाँ पे भी नहीं मिलता है सेक्शन 25 के अंदर? नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है कारण। और अब तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया 25/9/2025 को, यहाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, सजा की स्थिति आने पर भी पार्टी पैसा जमा करा रही है, खेल खत्म। अरे भाई, मेरा 20,000 का ईसीएस का मैटर था, मैंने मेरी इच्छा रखी मैं लड़ू, मुझे लग गया कि मेरे पक्ष में नहीं जा रहा है, मैंने लास्ट में सोच लिया मुझे सेटलमेंट करना, मुझे पैसा दे देना है, 10% एक्स्ट्रा 22,000 रुपए कोर्ट में जमा, बात खत्म। क्यों रिस्क लूं? अब क्या 22,000 के लिए मैं जेल जाऊंगा? होना ही नहीं। और वैसे भी जब ऑर्डर आता तो 2 साल के अंदर के तक, 2 साल तक की सजा है, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 12 महीने, तो वैसे ही नीचे से ही सजा सस्पेंशन का ऑर्डर होता है, जेल तो कोई जाता ही नहीं। तो इसीलिए ये जो चीजें है ना, अपने दिमाग में तनाव आता है, तनाव नहीं लाना, बस एक चीज, तनाव नहीं लाना। सर, बैंक अगर शुरू से ही कुछ ना कुछ फ्रॉड करता रहे, जो उसने अमाउंट बताई है वो एक्चुअली हुई नहीं, या जितना बताया वैसा वो फिगर ही नहीं मिल रहा, तो लास्ट जजमेंट उसका क्या होता है? सर एक बात बताऊं, बैंक तो दूध की धुली है, नहीं उसका फिगर ही नहीं मिल रहा। नहीं वही कह रहा हूं ना, इन चीजों को आपको साबित करना पड़ेगा, और आप बराबर नोटिस भेजो, आप हर नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो। यानी कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, ये दिल्ली पुलिस से फोन आया कि तुम्हारा वारंट, कल एक जना फोन कर रहा था कि आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, तुम नहीं आए इसलिए तुम्हारा वारंट जारी हो गया।
आर्बिट्रेशन में वारंट जारी हो गया। अरे आर्बिट्रेशन में पार्टी नहीं आया तुम क्या करोगे? एक्स पार्टी अवार्ड और क्या करोगे? ठीक है ना, वारंट कैसे आ गया? तो ये सिर्फ डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो अपने पास एक बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊं, हमको मैं आपसे पूछता हूं, कौन कौन बताएगा अपने को किस किस नोटिस का जवाब देना जरूरी है? आर्बिट्रेशन। सुनो, सिक्योर लोन भी पकड़ लो, अनसिक्योर लोन भी पकड़ लो, किस किस नोटिस का हमको जवाब देना जरूरी है? फर्स्ट डिमांड नोटिस के बाद में प्री उसको दे देते हैं और सेकंड आपको आर्बिट्रेशन देना है, उसके बाद देना ही नहीं होता। हम आपने कहा आर्बिट्रेशन का नोटिस का जवाब देना जरूरी है। चलिए मैंने आपका आर्बिट्रेशन का ले लिया, ये हो गया। आर्बिट्रेशन में मेरा कहना ये होता है, कई लोग ये कहते हैं एक बार आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दे दो बात खत्म। नहीं, आजकल इन्होंने आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को इस तरीके से कर दिया है कि ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम आर्बिट्रेशन प्रक्रिया करेंगे यूं करके धारा 62 का नोटिस देते हैं। अपनी इच्छा है जवाब दो, नहीं दो, बात खत्म। लेकिन अगला नोटिस ये देते हैं धारा 21 का, हमें इसका जवाब देना है। धारा 21 में ये कहते हैं कि हमने ये आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल चुने, इनमें किसी एक को आप चुनिए। हमने ये 3 या 5 आर्बिट्रेटर चुने, आप उनमें किसी को चुनिए। तो उस पे हमको ऑब्जेक्शन देना है, ठीक है। तीसरा, इसके बाद ये अपने को देते हैं सेक्शन 11 का। सेक्शन 11 में आप चाहो तो यही जवाब वापस मेल कर सकते हो कि मेरे द्वारा पूर्व में आर्बिट्रेशन प्रक्रिया पर आपत्ति ली गई है, इस अवस्था के अंदर मुझे आर्बिट्रेशन पर आपत्ति आर्बिट्रेशन प्रक्रिया पर आपत्ति दे दी है। इस स्थिति में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति शून्य, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट 0 है, लीगल नहीं है। अब आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट 0 है तो फिर उसका अवार्ड 0 हो गया। तो मैंने जो ऑब्जेक्शन दे रखा है पीडीएफ अटैच चाहिए, क्योंकि पीडीएफ अटैच करके मेल भी करोगे चलेगा। लेकिन इसके बाद आपको जब आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है तो हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम पहले यहाँ पे 2 बार जवाब दे चुके हैं, हमको यहाँ जवाब देने की जरूरत नहीं है, यहाँ देना पड़ता है, क्योंकि उस आर्बिट्रेटर को पता नहीं है कि आपने ऑब्जेक्शन दिया। पता सब है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, खुल के आपके सामने रिकॉर्डिंग पे कह रहा हूं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, पता सब है। लेकिन कानूनी तरीके से उसने क्या कहा कि मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है, मैं आर्बिट्रेटर हूं, मेरी ये डिटेल है, मैं इम्पार्शियल हूं, स्वतंत्र हूं, इस कंपनी से किसी तरीके से जुड़ा नहीं हूं, इस तारीख को आप अपना जवाब पेश करें, ठीक है। तो यहां पर आपको आपत्ति देना जरूरी है, ये ध्यान रखना। एक चीज आती है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। कई लोगों का ये सवाल रहता है, सर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आता है, पावर ऑफ अटॉर्नी आती है पीओए, एक डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम को हमको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने आर्बिट्रेटर की नियुक्ति पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो हाँ, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो क्लेम पेश किया है हमें उसका जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो यहाँ पर आर्बिट्रेटर को ऑब्जेक्ट करेंगे। इसके बाद भी मुझे ये कहना पड़ता है, कुछ ही आर्बिट्रेटर ऐसे हैं जो इस ऑब्जेक्शन जाने पे रिजाइन कर देते हैं, हट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे निठल्ले हैं, ऐसा लगता है उनको घर चलाने के लिए दूसरा काम नहीं मिल रहा है क्या, उसके बाद भी वापस नोटिस भेजेंगे। तो ऐसी स्थिति में 1-2 बार आपको, 2 बार 3 बार आपने इसका जवाब दे दिया, मतलब 5 बार लगातार आपको इस मैटर में अगर आपने जवाब दे दिया, ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास जवाब की कॉपी, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, हर एक की, बस ये फाइल तैयार करो। रसीद साहब आप ये चीज ध्यान रखो, डिलीवरी रिपोर्ट निकालनी बहुत जरूरी है। अगर आपने डिलीवरी रिपोर्ट नहीं निकाली ना तो कोई लीगल वर्थ नहीं आपके डॉक्यूमेंट का। और अगर आपने लगातार ये कर दिया ना, ये केवल और केवल इंट्रीम अवार्ड करके आपका बैंक अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। और एक बात कहूं, 99% लोग तो ऐसे ही होते हैं ना जिनके बैंक खाते में अगर पैसा होता तो लोन डिफॉल्ट होता ही क्यों निकल जाए? बिल्कुल सर, इसमें ठीक है। तो 99% लोग ऐसे
जिनके अकाउंट में अगर पैसा होता तो फिर बाउंस होता ही क्यों? कंपनी जाएगी। अपन तो जाएंगे नहीं, अपन तो जाएंगे नहीं, कंपनी जाएगी हाईकोर्ट, और कंपनी हाईकोर्ट जाके ये कहेगी इस मैटर में हमको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए डायरेक्शन दीजिए। मतलब पिटीशन फाइल होती है हाईकोर्ट में आर्बिट्रेटर नियुक्ति के लिए, और फिर हाईकोर्ट के डायरेक्शन से आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट होता है। और वहां जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया तो आपको उस आर्बिट्रेटर की फीस भी देनी है, आपको उसकी उपस्थिति भी देनी है, और निर्णय तो आप जानते हो किसके पक्ष में आना है, जो उसके पक्ष में कंपनी के पक्ष ये वाली गणित है। एक्चुअली लॉ से हर आदमी नॉन नहीं है, कुछ पुरानी ब्रांडियां थी उस वजह से क्या आपको बहुत जैसे आपने जैसे कैंपेन चलाया उस वजह से बहुत सी अवेयरनेस हो गई, लेकिन पहले इतना नहीं था। कुछ एक गिने चुने जो बिजनेसमैन थे वो जानते थे कि कैसा क्या होना है क्या नहीं होना। मैं अभी बैठता हूँ तो कभी मतलब मेरे फ्रेंड वगैरह तो उनके साथ बैठा तो वो शॉर्ट टर्म होता है, इस बार लो नहीं शॉर्ट टर्म होता है। ले आ गया मेरे पास तो उस कंपनी के एडवोकेट से मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। उनसे व्हाट्सएप पे गूगल पे देखा इस कंपनी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कुछ एडवोकेट, उससे फोन किया तू क्या करना चाहता है, हमारे तरफ से क्या होगा, वो दोनों बैठ के सेटलमेंट करते हैं। लॉ के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं हो। गॉर्डन सिंह की द लॉ मतलब द किंग ऑफ लॉ, द लॉ ऑफ किंग, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ था, लॉ ऑफ लॉ द किंग ऑफ लॉ। उन्होंने अपने ऑफिस पे लिखा हुआ है, मतलब राजाओं का राजा केवल एक कानून है, सही बात है। उसके अलावा कुछ भी नहीं बिल्कुल सही। उनकी सोच भी यही है, उसी वजह से वो काम करते हैं। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे कंपनी को सेक्शन 11 में इतना बड़ा अधिकार प्राप्त है, फिर वो क्यों नहीं जाते सर? फिर वो क्यों नहीं जाती है? यही मेरे को अब मैं पता लगाना था ना आपकी सेक्शन 11 भी है, तो मेरे दिमाग में फिर कंपनी क्यों नहीं जाती है? मेरे दिमाग में पहली बात ये चीज आई। भाई एक बात बताओ, इन्होंने लॉ फर्म हायर कर रखी है, वकील तो नहीं, लॉयर हायर कर रखे हैं, उनसे बार बार नोटिस भेज रहे हैं, आप उनको डायरेक्ट कहते हो मेरी सहमति नहीं है, मैं सहमति नहीं देता, ये आपके लोग हैं, आपके पक्ष में फैसला करेंगे। कितने % डिसीजन तुमने कंपनी के खिलाफ किए, मुझे जवाब दो। ऐसे तरकश में से तीर निकाल के आप जवाब में छोड़ते हो, और उसके बाद भी मुंह छुपा के अवार्ड करते हैं, नहीं सर ये जो चलते नहीं है। तो फिर इनके सेक्शन 11 का पावर क्यों एक्सरसाइज नहीं करते हैं? ये सर यही मेन चीज है सर। देखो ये उसमें खर्चा ज्यादा होता है। खर्चा तो वैसे भी इनको सर खबर है। 24 लाख आपका वो तो बता आपको रहे एक बात बताओ ना, लाखों रुपए का आपका लोन है। कारण यह है कि इनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, इनके डॉक्यूमेंट में ही इतनी कमियां होती है कि अगर इंसान लड़ना चाहे ना तो हाईकोर्ट की नजर में आ जाए। जिसे कई बार आप डॉक्यूमेंट निकाल के देखोगे, आज उन्होंने कहा, वकील साहब ने कहा कि इनके डॉक्यूमेंट वास्तव में गलत सिग्नेचर हुए। इनके फादर हिंदी में साइन करते हैं, तो वहाँ इंग्लिश में साइन है। अब बताओ, अब ऐसी चीजें जब कोर्ट के सामने गई और कोर्ट ने कहीं उन कंपनियों को आड़े हाथ ले लिया। कोविड के अंदर 3 महीने का मॉनिटरिंग देके 5 साल EMI बढ़ा दी। कितने टर्म एंड कंडीशन इन्होंने लिख दिए, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने लोन एग्रीमेंट में क्लोज क्या लिख दिया मालूम है? कंपनी आर्बिट्रेटर चूज कर सकेगी, आर्बिट्रेटर का स्थान, आर्बिट्रेटर की भाषा कंपनी द्वारा चयनित की जाएगी, जिसको मानने के लिए व्यक्तिवाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत ऐसे करार शून्य होते हैं, यानी कि बाउंड करने वाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग आए, मैंने आपको अभी चाय का ऑर्डर किया, मैं कैजुअली स्टोरी ले रहा हूँ, चाय का ऑर्डर, निकलते समय मैं आपको कहूँ हाँ सर एक काम करना, 1,000 रुपये जमा करा देना। मैं आपको कह दूं 1,000 रुपये जमा करा देना, ठीक है? तो आप नहीं दोगे तो मैं आपके केस कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि हमारा पहले ऐसा कोई करार हुआ ही नहीं, हमारा कोई करार ऐसा हुआ ही नहीं। या फिर मैं आपको इंग्लिश में
बहुत सारे कागज लिखवा के, और बीच में क्लोज डाल दूंगा कि अजमेर में नरेंद्र जोशी से मुलाकात करोगे तो 51,000 रुपए देने पड़ेंगे और उसके लिए आप बाध्य हो, और साइन करवा दिए। तो वो क्लोज बीच में कहीं छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, और एडवोकेट नरेंद्र जोशी ऐसी कौन सी गुड्डी मिला देगा 2 घंटे के अंदर जिसकी कीमत 51,000 रुपए है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की क्या है? तो जब आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर ही प्रावधान है कि दोनों की सहमति से अपॉइंट होगा, तो वहां पे आर्बिट्रेशन एक्ट बड़ा है कि कंपनी का एग्रीमेंट? आर्बिट्रेशन एक्ट बड़ा है, और आर्बिट्रेशन एक्ट के आगे भारतीय संविधान अधिनियम है जिसमें क्लियर कहा हुआ है कि किसी व्यक्ति को दबाकर कोई करार नहीं किया जा सकता है। हम कोई भी जनरल एग्रीमेंट करते हैं, जनरल एग्रीमेंट में एक हर शहर के हिसाब से भाषा होती है। मैं बिना किसी नशे पत्ते, पूर्ण होशो हवास में, 2 गवाहों की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर कर रहा हूं जो सनद रहे और वक्त जरूरत का अभाव है। ये होशो हवास, सनद रहे, बिना नशे पत्ते, अपनी स्वीकृति, ये सारे शब्द क्यों लिखे जाते हैं? यानी कि अगर आर्बिट्रेशन का क्लोज भी अगर उनको मेंशन करना है तो उसके लिए उनको अलग से एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसी कारण सेक्शन 11 में ये मामले अटक जाते हैं, इसलिए केस नहीं करते हो। एक मामला है हमारे उदयपुर शहर में इस कंपनी का, ठीक है, इस कंपनी ने 2 मामले आर्बिट्रेशन के अवार्ड के लगा रखे। पार्टी आई मेरे पास, सर ये मामले हैं, मैंने कहा जवाब दिया, जवाब नहीं दिया। एक में 15 लाख का, एक में 20 लाख का अवार्ड है। मैंने कहा मैं इनको खारिज कराऊंगा एक पेशी में। अब एक पेशी हम बोल देते हैं, लेकिन वो एक पेशी का मतलब 4 पेशियां होती है। मैं पिछले 4 पेशियों से इंतजार कर रहा हूं कंपनी के वकील साहब का कि वो आए और मैं आर्ग्यूमेंट करूं। मैं हर रोज नई प्रिंट निकालता हूं तारीख चेंज करके और ले जाता हूं, वकील साहब आएंगे। इस बार मैंने कोर्ट से निवेदन किया था कि अगर वो नहीं आए तो मेरी बहस सुन के मामले को डिसाइड करो, और मैं उस ऑर्डर को पब्लिकली मेरे चैनल पे पोस्ट करूंगा, पब्लिकली चैनल पोस्ट करूंगा, जहां पे एक बार भी जवाब नहीं दिया, और उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को भी खर्च करूंगा। तो कारण है कि कारण क्या है कि मैं कोई चमत्कारी तो हूं नहीं, उनके डॉक्यूमेंट के अंदर ही वो कमियां है, उनके डॉक्यूमेंट के अंदर ही वो कमियां है कि वो उसको खारिज कराएंगे। यहां तक कि मैंने जज साहब को खुला कहा, तो सर ये तो आप देख के भी खारिज कर दोगे, ऐसा क्या है? मैंने कहा आप जब गौर करोगे मालूम पड़ जाएगा। लेकिन वो जज साहब है, अब उनके पास ये थोड़ा इतनी बड़ी फाइल में वो छोटी सी चीज को ढूंढे, क्या वो काम हमारा है? तो ये ऑर्डर मैं पब्लिकली मुश्किल महीने भर के अंदर, अगर वो नहीं आए तो एक्स पार्टी अवार्ड होगा, और मैं उस दिन इसको पोस्ट करूंगा ऑर्डर के साथ। उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जजमेंट है, वो सारी चीजें आएगी। तो यही कारण है कि ये सेक्शन 11 में ही जाते हैं। अगर सेक्शन 11 में ये जाए तो हमको दिक्कत। तो बात यही है, अब इनका बचा क्या? इनके पास एक मामला आर्बिट्रेशन का है, दूसरा मामला 316, 318 का है जिसमें आज तक किसी को सजा नहीं हुई, तीसरा मामला सेक्शन 25 का है जिसमें 25/9/2025 को ऐसा ऑर्डर आ गया, ये मामला इस तरीके से निपट जाएगा। अब इनके पास दूसरा रास्ता क्या बचा? रिकवरी हैरेसमेंट, उसका पोस्टमार्टम तो हम रोज करते हैं। आज की तारीख में अगर आपने कैमरा ऑन करके किसी रिकवरी एजेंट के सामने खड़े हो गए तो उसको मालूम पड़ गया भाई मैं मशहूर होने वाला डायरेक्ट वो समझ जाएगा मैं मशहूर होने वाला। जिनको नहीं पता है ना वो शिकार हो रहे हैं। जैसे घर में अगर चूहे हो गए तो पिंजरा अपन ने रखा है, तो कुछ चूहे इतने चालाक होते हैं उस पिंजरे में आते नहीं है, और कुछ भोले चूहे हैं। तो ये भोले चूहे अभी रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं, भोले चूहे रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं। यो तो बाकी मैं क्या कह रहा हूं, एक ही चीज है, होना सेटलमेंट है। और दूसरी बात, कौन जानबूझ के डिफॉल्टर बनना चाहता है? हालात है, परिस्थितियां है। क्या अभी जैसे उन्होंने कहा वकील साहब ने कि एमएसएमई का लोन और प्रॉपर्टी मॉर्गेज क्या है? खेल है। और सबसे बड़ी बात बताओ, देखा जाए ना तो जब से ये एनबीएफसी कंपनियां पैदा हुई है ना, गांव में कभी लोग कर्जदार नहीं थे।
गांव में कभी लोग कर्जदार नहीं थे। और होता क्या है, गांव में हम बैठे हुए शांति से बैठे हुए, और कोई एक जन आता है और सब क्या कर रहे हो, बस कुछ नहीं, कुछ प्लान कर रहे हो, हाँ छोटा मोटा धंधा करना है, पैसा चाहिए, एक काम करो मैं दिलवा देता हूँ, मकान पे लोन दिला देता हूँ, नहीं जरूरत है, फिर भी ले लिया। माइक्रो फाइनेंस सबसे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस इन एनबीएफसी कंपनियों ने साहब हर घर के ऊपर कर्जा कर दिया। एक जमाने में कहा जाता था, लगभग अभी जितने भी साथी बैठे मेरे आप तो मुझसे बड़े हैं, अपन कोएज हो सकते हैं, मतलब 40 प्लस वाले जो भी है अपन कोएज है। अपन जब एजुकेशन कर रहे थे तो जिसको भी पत्थर मारो वो बीएड था पहले, क्या, और आज की तारीख में क्या मालूम है भाई साहब, आज की तारीख में जिसको भी पत्थर मारो वो कौन है, LLB। आजकल वकालत का चलन कुछ ज्यादा आ गया, हर कोई वकालत करना चाह रहा है। सर उसका कारण है ना सबसे बड़ा, एक तो पुलिस का हरेसमेंट हो गया, पब्लिक हरेसमेंट हो गया, कंपनियों का हरेसमेंट हो गया, तो अपने राइट जानने की अवेयरनेस, और लोग शौकिया भी करते हैं, अच्छी बात है। तो यही चीज है कि जिस घर पे पत्थर मारोगे ना, आज उस पे एनबीएफसी का होम लोन है, एनबीएफसी का होम लोन है, और एनबीएफसी का होम लोन है तो कंडीशन क्या मालूम है, 4 दिन लेट हुआ नहीं फोन आता है, तो जानता है मैं राजपूत हूं, आप में से कोई राजपूत है? कोई नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमारे मेवाड़ में या अपन हिंदुस्तान में भी गए तो राजपूत गौरव का प्रतीक है, आन मान शान में आज भी जाना जाता है। वीडियो भी डाली हुई है इसकी। हाँ, आन मान में। एक बात बताऊं, आज भी अगर मेरा मानना है, रशीद साहब चले गए, रशीद साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आज भी अगर संस्कृति बची है ना, तो थोड़ी बहुत भी जो सम्मान लिहाज संस्कार की राजपूतों के अंदर कहीं कहीं आपको देखने मिलेगी, और वहां पर राजपूत के नाम पे रिकवरी एजेंट धमकाते हैं। सर मैंने मकरेड़ा का है, महेंद्र सिंह राजपूत था, हाँ। धानी से था। 2021 में मेरा धानी से क्रेडिट कार्ड का इशू हो गया था, हालांकि मैंने वो सॉर्ट आउट कर लिया। वो मुझे फोन पे तो मिसबिहेव करता था, मैंने एक दिन उसको बोला तो एक काम कर, मेरा शॉप आ जा, मेरे से पैसे ले जा। वो आ तो गया राठौड़ी में, मैंने कुछ नहीं किया सर, उसको वहीं बैठा दिया, 3 दिन तक बैठा दिया। मैंने कहा तेरी फैमिली को बुला ले, उसके फादर आए थे, छोड़ दो। मैंने कहा कंपनी के ओनर को बुला ले जिसने इसको अपॉइंट किया था, बाकी मेरे घर में घुसने चोरी करने का और मेरे फैमिली में मिसबिहेव का सबका केस लगाऊं मैं थोड़ी देर में। 3 दिन तक बैठाए रखा, हालांकि मैंने उसको खाना भी खिलाया, पर बाद में उसने कहा सर मैं आज से धानी कंपनी को बाय बाय बोलता हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी। वास्तव में मतलब बहुत ज्यादा हरेसमेंट इनका होता जा रहा है। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्यों आप ये बताओ, मुझे फेसबुक पे मालूम है लाइव से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। मेरे पहले फेसबुक पे लाइव होता था, 40-50 हजार लोग फेसबुक पे जुड़ते थे, यूट्यूब पे कम जुड़ते थे, फेसबुक ने मुझे हिंसक कर दिया। कोई बात नहीं, वाह चल रहा है। हाँ? सर मैं कुछ दिखाता हूँ। हाँ बंद कर दिया ना। एक जगह ये है बिजनेस लोन। अच्छा। मेरे को जो नोटिस इशू हुआ है प्रॉपर्टी मॉर्गेज। बाकायदा बिजनेस लोन है पूरा। और जब मैं इनसे एलओडी वगैरह सारी चीज मांग रहा हूँ ना, तो मेरे को कुछ भी नहीं दे पा रहा है। बस यही आप जो जवाब दे रहे हो ना, वही आपके बचाव के आधार बन जाएंगे इसमें। बाकी मैंने इन सर से भी बात करी, मैंने कहा कोई शर्म नहीं, आप मुझे एलओडी दे दो, मैं आपको स्टेटमेंट और मेरा आंसर दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी मैंने हर चीज का स्क्रीनशॉट ले रखा है, जहाँ जहाँ उन्होंने फॉल्ट इशू किया मैंने वो क्रिएट कर तो दिया। कितने समय और उदयपुर हो आप? सर लास्ट ईयर हो रहा है मेरा। तो अभी कितने टाइम में जाते हो? सर मैं वैसे एग्जाम टू एग्जाम जा रहा हूँ सर। राजीव जी आते हैं? राजीव जी आते हैं? कहना महेंद्र जोशी से मिला था, ठीक है ना? जी सर। और अपने में से किसी का सवाल? मेरा क्या इंस्टॉलमेंट लोन से मैंने लोन लिया था 2022 में, 3-3.5 साल हो गए। तो उसमें क्या हुआ, मेरे को सेंसर लेटर दिया नहीं, दिखाया था उस टाइम, मैंने बोला एक फोटो खींच लेता हूँ, कहता बाई पोस्ट आएगा। वो बाई पोस्ट उस टाइम आया नहीं, मैंने गौर नहीं किया, उसके बाद किससे बता कंटिन्यू। तो 3 साल बाद में वैसे ही मैंने स्टेटमेंट मांगी तो उसमें क्या है 15 से 30 साल का लोन कर रखा उनकी तरफ से।
डबल कर दिया, किस्तें होती है, मतलब पहले तो 27 लाख भरने थे 12 लाख के, और अब तो 57 लाख हो जाएंगे 30 साल तक, 3 पीढ़ी भरते रहेंगे। तो मैंने उनको फोन किया कि सैंक्शन लेटर मेरे को दिया नहीं आपने, 15 साल का बोला था, तो मेरा 30 साल का कर दिया, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये तो मकान आप 30 से 45 कर दोगे, आपको आपके हाथ नहीं है ये तो कहता है ये तो नहीं हो सकता, ये तो रेपो रेट बढ़ गया, आरबीआई ने बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मैंने रोक दिया। मैंने 2-3 किस्तें 4 किस्तें भरना बंद कर दिया। तो शुरू में आए थे, फिर मैंने क्या आवेदन लगाया जनता सरकार मोर्चा, हमारे गाँव में कोई है वहाँ, तो उनसे लगवा दिया। उसके बाद में मेरे को वो कुछ परेशान नहीं कर रहे 3-4 साल में, तो उसके ऊपर 420 का लगना चाहिए या क्या होना चाहिए, वो करने के लिए क्या है? वो 420 कौन किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। आप एक बात बताओ, जी। जब आपने लोन लिया ना तो सैंक्शन लेटर है आपके पास? नहीं। सबसे पहले नोटिस देके लोन के सारे डॉक्यूमेंट मांगो। रिकॉर्डिंग है उनकी मैनेजर की, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वाया एडवोकेट नोटिस सैंक्शन लेटर देने के लिए मना कर दी थी। उनके मना करने से कुछ नहीं होता, डायरेक्ट लीगल नोटिस दो ना। ठीक है, उस लीगल नोटिस के बेस पे फिर आगे की कार्रवाई चलती है। चलो जैसे आप कब से बैठे हुए जो डॉक्यूमेंट की बात करें, एलओडी हाँ। एलओडी क्या होता है? लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि एक होम लोन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी के साथ सैंक्शन लेटर, टिल डेट स्टेटमेंट, ये मांगो। और अगर रेपो रेट बढ़ी तो रेपो रेट की जानकारी मांगो, उसके दस्तावेज मांगो, और उन दस्तावेजों को किस प्रकार से इस लोन में यूटिलाइज किया गया उसकी जानकारी। तो सर ये एडवोकेट साहब से हाँ, अब आपके पास में ये है, बस इनसे भी बिल्कुल इनके पास टोटल गाइड कर लेंगे। इनके पास भी रहता हूँ मैं। बिल्कुल पास में रहते हो ना? मैं तो उससे ही रहता हूँ, तो किसान हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अपना सर मैंने लोन लिया था एचडीएफसी से, पहले 2.5 लाख रुपए का उन्होंने पर्सनल लोन दिया, तो वो चुकाते हुए उन्होंने 5 लाख का कर दिया। अभी जनवरी के बाद मैं किस्तें नहीं भर पा रहा हूँ, तो 2006 महीने में उन्होंने एक नोटिस भेजा मेरे को, ये सर अच्छा कौन सा नोटिस भेजा? हेलो बैंक में जवाब नहीं दिया। हाँ सर कॉन्फ्रेंस चल रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है, उनको ही बोल देना, ठीक है ना? साथ में इसके बाद साथ मेरे में पास कोई सिक्योर लोन होता है। ठीक है, उनको ही बोल देना, उठा नहीं पाया मैं कॉन्फ्रेंस में। ठीक है ठीक है। ये नोटिस जो आया है ना आपको, ये नोटिस, इस नोटिस की कोई लीगल वर्थ नहीं है। इसका मैंने कोई जवाब भी नहीं, जवाब तो ठीक है, आपने प्रायर नोटिस दिया इसमें। ये जो बंदा है ना, सुनना, ये जो बंदा है, इन वकील साहब का नाम शुरू होता है पी जे, ठीक है? वकील साहब आपको बता रहा हूं, एक वकील साहब है जिनका नाम है पी जे। अब ये क्या करते मालूम है? इनका नोटिस वायरल होता है, एक स्टाम्प पे 100 रुपए का, स्टाम्प पे वकील साहब की छाप लगी हुई है। वकील साहब लिखते हैं कि आपकी कोर्ट में पेशी थी, मैं 2 बजे तक कोर्ट में उपस्थित रहा, आप कोर्ट में नहीं आए, आपके खिलाफ दंडात्मक राशि इतनी निर्धारित की गई है, 7 दिन के अंदर राशि जमा कराए, अन्यथा आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। बट स्टाम्प पे कौन सा नोटिस? मतलब वायरल होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? इस देश के दुर्भाग्य क्या है मालूम है? इन वकील साहब का एनरोलमेंट भी है, एनरोलमेंट नंबर है बाकायदा, उस सील के साथ में। ये जो लेटर दिखा रहे वही वकील साहब है। वकीलों का नाम लेकर किसी को बदनाम करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये कौन है मालूम है? जैसे अभी आप नई जनरेशन के एडवोकेट हो, आप जब मार्केट में जाओगे ना, आपको संघर्ष मिलेगा। बिल्कुल सर। वहां पर कोई एक व्यक्ति आपको भाई साहब आ गए, एक काम करो, महीने के 20,000 दूंगा, क्या आपका नाम यूज होगा, और आपके नाम की पत्तर रगड़ी जा रही है। अब यहाँ पे अगर एक व्यक्ति उस स्टाफ वाली शिकायत कर दे, क्या वकील साहब नब जाए? मुझे दोनों सर दिखा दो उनको। मैं देता आपको हूँ। स्टाफ वाला नोटिस चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे चले जाना, वहां डाला हुआ है। लेकिन मैं क्या है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी का बुरा हो। तो सर ऐसी गलत चीजों का तो क्या करना है? क्या? क्योंकि सिस्टम को चेंज करना है। मतलब अब उस नाम से अलग अलग तरीके से नोटिस। अरे भाई तुम वकीलों कोर्ट में खड़े रहे 2 बजे तक, नहीं आया तो नहीं आया। अब एक ही नोटिस सब तब सर्कुलेट हो रहा है। अरे हमारी मर्जी है, हम कोर्ट आयोग दिया है, प्रीकॉग्निजेंस आया, नहीं आया तो क्या करेंगे? केस दर्ज होगा। फिर भी नहीं आए, समन जारी करोगे। फिर भी नहीं आए, मेडिकल वारंट जारी करोगे। फिर भी नहीं आए, अरेस्ट वारंट जारी करोगे। फिर भी नहीं आए, हमको मफरूर घोषित करोगे। क्या? और ज्यादा नहीं, प्रॉपर्टी का सीज करे, प्रॉपर्टी की बात ही नहीं आती है मफरूर करने के बाद तो ज्यादा थोड़े दिनों तक पुलिस बैठी रहेगी ना। आपके घर पे। उसके बाद अगर
मफरूर घोषित कर भी दिया, हमको मालूम पड़ गया, एक दिन हम पहुंच गए कोर्ट, क्या परिस्थिति नहीं थी वगैरह, वकील साहब एप्लीकेशन लगाएंगे तुरंत बेल, और फिर उसी समय पेमेंट जमा करना तो 5% के साथ खत्म, 20,000 का मुकदमा खत्म। उससे पहले कंपनी विड्रॉल कर देगी, तनाव का है। तो इस ये नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है। वो क्या है सर, अभी मैं जनवरी की बात में इंस्टॉलमेंट प्रायर नोटिस दिया था, अभी उसके इस नोटिस के बाद मेरे पास कोई कागज या कुछ किसी आपने क्या दिया था, मैंने कुछ नहीं। आपकी गलती है। ये चीज ध्यान रखो। मेरे लिए तो बेनिफिट ये है ना सर, मैं तो काम भी अडानी में करता था, मतलब अडानी वाले ने मेरे को पैसा नहीं दिया, उस वजह से मैं लेट गया। ऐसा कोई नोटिस नहीं देखो, सर वहाँ रोटी नहीं मिलती थी हमारे को। नहीं थी सर। अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसे ही नहीं दिए। सेटलमेंट करना मुझे है, यार वो कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है। कितना परसेंट आप 3 लाख अडानी जी की आउटस्टैंडिंग कितनी होगी? 2 लाख जमा करा। आप बोल दो 15% में सेटलमेंट कर रहा हूँ, मैं रेडी हूँ, सेटलमेंट लेटर भेजा, मेल आईडी से भेजना, मैं वकील साहब से वेरीफाई कराऊंगा, खत्म। 15% डन, और ये हो जाएगा 100%। मैंने कहा वो अमाउंट बोल देना और कह देना अभी करोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले मार्च में करेंगे। नहीं, वो बोल रहे थे कि वारंट आ जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं। वो मैं कह ना उनको कहना वारंट जारी बात भी नहीं मत, होगी इस पे। उनको कहना वारंट जारी मत कराना, सजा वारंट जारी कराना। अरेस्ट वारंट करना नहीं, अरेस्ट वारंट भी नहीं, उसमें भी जमानत है। डायरेक्ट सजा वारंट। आधा तो वकील का खुद ही खड़े हैं सजा, मैं सब कुछ वो लिख देंगे सर। जो आपसे वो कर लो। नहीं, डायरेक्ट उनको कहना यार एक काम करो, सजा वारंट करो, तो मुझे ले जाओ, मुझे जमा कर दो, बोलती बंद हो जाती है। वो दंडाधिकारी में है ना, वो हाँ? सिर्फ एम्प्लॉय है, वो ठीक है ना? कोर्ट के एम्प्लॉय है। वारंट इनके बच्चों की खेल है क्या? यो, ये टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं होता है। यो, इसमें सर क्या कार्रवाई करेगा? या अगर सेटलमेंट की बात कर रहे हैं 15% अमाउंट बोल दो, आप लेकिन अपनी तरफ सेटलमेंट से लेटर वेरीफाई करवा के पेमेंट करना, आने जैसे बोलोगे वो बात गाइड करोगे जैसे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आपके कोई सवाल? आपके मैटर में वैसे ही सर नारायणी सेना आपके साथ है, मैं इसमें आपको कलकत्ता के वकील साहब का नंबर दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेंगे इसको। तो डेट तो कब की निकल गई, कोई बात नहीं, वो मैनेज कर लेंगे, तनाव नहीं। बेले में वारंट आएंगे सर, नहीं, इनको ये तो फर्स्ट टाइम देखा मैंने सर। बस शांति से बैठो, आने तो बेले में डेट निकल गई है, पुलिस वाला आएगा, ये लोग पहले वैसे ही इनका बस ध्यान में एक बात ध्यान रखना, लो वो अभी गाना सुना हमारी ये करना तरफ। कर, आड़ा लेना। हाँ हर तीसरे से चौथे दिन कोई ना कोई ऑफिस आता है, और जब ऑफिस आता है सर तो मतलब ये होता है जिस समय वो आए, मेरा कोर्ट टाइम होता है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ वेट करो मैं आता हूँ। लेकिन जब मेरा केबिन बंद होता है, क्या दुख यहाँ पर इस बात का होता है कि कोई इंसान ऐसा नहीं होता है जिसके आंख से आंसू नहीं निकले, आंख से आंसू नहीं निकले, मतलब इतने टूट चुके हुए लोग होते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि यदि मैं 1 महीने बाद जब उनको फोन करके पूछता हूँ, 1 महीने बाद फोन करके पूछता हूँ अब कैसे हो, अरे सर कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। सर ये नॉलेज नहीं होती ना, आपसे नॉलेज मिल रही है उस बात और की। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि जैसे कई लोगों की शिकायत होती है, सर आपकी कॉल बुक महंगी है, हम ज्वाइन नहीं कर सकते। अब मेरे सामने स्थिति क्या है, मैं खुला कहता हूँ सर, ऑल इंडिया के फोन मैं अकेला मैनेज नहीं कर सकता, मैं सेटलमेंट एजेंसियों की तरह अपनी टीम नहीं बैठा सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो सेटिस्फेक्शन, जो जवाब मुझे आपको देना है वो उनसे आपको कभी नहीं मिलेगा। मेरे किसी नोटिस को देखकर अगर मैंने आपको कह दिया इसको इग्नोर करो तो आपको विश्वास हो जाएगा, चलो ओके। अभी जैसे मैं आपके साथ हूँ, ढेरों फोन आए, अगर मैं इनको कह दूंगा अभी मैनेज कर लो, आप इनको जवाब दे दो, फिर भी वो शाम को फोन करेंगे, वो मेरा ओपिनियन लेंगे। तो मुझे खुशी यही है कि सैकड़ों लोग आज की तारीख में तनाव से मुक्त है, सैकड़ों लोग आज की तारीख में तनाव से मुक्त है। और दूसरी बात, कोई कहता है सक्षम नहीं हूं, मैं उनको कहता हूं कोई जरूरी थोड़ी जुड़ना, 10वीं पढ़ा लिखा व्यक्ति भी
10वीं पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हमारे YouTube चैनल मेंबरशिप पे जाके खुद अपने ड्राफ्ट बना सकता है। आज आपके पीछे बैठे वकील साहब इस आंगन में कल प्रैक्टिस करेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, अभी तक इस उम्र के अंदर जिसमें वकालत कर रहे हैं ना, कईयों को कोर्ट के नाम याद नहीं होते। आज वो एक व्यक्ति को सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करते करते बताइए नहीं आर्बिट्रेशन। अच्छा, आर्बिट्रेशन सिक्योर्ड लोन में भी होता है, अनसिक्योर्ड में भी होता है, ये भी ध्यान रखना। कौन सी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया ऐसी है जहां यदि चाहे लगती नहीं बात चलती रहेगी, कौन सी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया ऐसी है जहां हम कितने भी जवाब दें हमारे पक्ष में निर्णय नहीं होगा और हमें उसको मानना पड़ेगा या हमें उसको लंबा चैलेंज करके लड़ना पड़ेगा? बता सकते हैं? निकल लिए? नहीं सर, सर आप वकील साहब, मेरा तो पहला आर्बिट्रेशन निकला और उसमें सेटलमेंट ही आपकी वजह से हो गया। अच्छा पहले भी निपट गया? 12 लाख का केस किया था उन्होंने और 2.5 लाख के अंदर निपट गया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब मैं 12 लाख में तो 1.5 लाख इसका मतलब आप 1 लाख रुपए लेके जाऊंगा, निकल जाइए। एक्चुअली क्या मालूम है, कई सेटलमेंट एजेंसियों ने, मैं मजाक कर रहा हूँ फाइन मत करना, कई सेटलमेंट एजेंसियों ने सेटलमेंट के परसेंटेज डिसाइड कर रखे। डायरेक्ट बोलते हैं 60% से नीचे नहीं जा सकते, तो इतने में होगा, इससे नीचे आएंगे नहीं, 60 से नीचे जा ही नहीं सकते। हमारे कंपनी का नियम नहीं है। आप जब बात कर रहे थे तब तो हमारे वहाँ था 60% का, अभी तो बोल के 80 हो गया है। तो अब बता रहा हूं मैं वो तरीका जिसके अंदर, सर एक और जान लो, अब वो तरीका बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सेक्शन 11 आर्बिट्रेशन का। यानी कि आर्बिट्रेशन का नियम ये होता है, आर्बिट्रेशन का नियम ये होता है कि दोनों ही पक्षकार अपनी सहमति से आर्बिट्रेटर नियुक्त करते हैं। अब हम दोनों के बीच में विवाद हो गया, मैं कंपनी हूं, मैंने तो लोन दिया है, इन्होंने लोन लिया है, अब ये लोन नहीं भर रहे हैं, अब मैं इनको कहूं यार मैं आर्बिट्रेटर नियुक्त कर रहा हूं, आप ओके कर दो, क्या ये ओके करेंगे? नहीं करेंगे। भाई एक बात तो मैं मानो, बैंक के NBFC या कुछ भी हो, कितने भी गलत हो, थोड़े गलत तो हम भी है, जसवंत साहब एक भी थोड़े गलत तो हम भी है। खैर हमारे हालात है, हमारी परिस्थितियां हम नहीं भर पा रहे, लेकिन थोड़े गलत तो हम भी है। अब यहाँ पे हमको मालूम है कि यार मैं गलत हूँ और मैं आर्बिट्रेटर के लिए हाथ कह दूंगा, मेरे पक्ष में वैसे ही फैसला नहीं होना है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों ही पक्ष या दोनों पक्षों में कोई एक व्यक्ति असहमत हो, तो ऐसी दशा के अंदर सेक्शन 11 के अंतर्गत हाई कोर्ट जाते हैं। यानी कि दोनों पक्ष में से कोई, और रिकवरी एजेंट लेके घूमेगा, रिकवरी एजेंट लेके घूमेगा कि मैं तुम्हारे घर का सामान उठा दूंगा। अभी आपने देखा होगा, मेरी एक दो रिकॉर्डिंग वायरल हुई जिसमें ऑन रोड रिकवरी एजेंट ने गाड़ियां रोक ली थी। गोविंदा वाला मामला था। हाँ, एक गोविंदा का मामला था। उसके अलावा अभी मैं अहमदाबाद जा रहा था, उसमें एक इमामुद्दीन जी करके कस्टमर थे जिनका ट्रेवल्स का बिजनेस है। तो वहां पर जब मैंने बात की तो उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट दिखाया मालूम है? LRN नोटिस, लोन रिकॉल नोटिस। ये कानूनी, अब ड्राइवर बेचारा, उसको तो अब काला लिखा है, इतना काफी है उसके लिए अंग्रेजी में, हाँ भाई कुछ लिखा है अंग्रेजी में, अब वो समझ रहा है ये ऑर्डर है, और वो कह दे हमने सेक्शन 17। जब मैंने कहा सेक्शन 17 नहीं, हमें तो सेक्शन 9 चाहिए, भागते नजर आए, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो है ना, उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, और उसको एग्जीक्यूट कराए बिना कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। बस फर्जी तरीके से अकाउंट होल्ड कर देंगे, ये चीजें चल रही है, ये बड़ी चीज हो रही है। एक्चुअली क्या है कि बैंकों का नॉलेज जो है पूरी है या नहीं है, लेकिन ये तो आजकल से फोन पे से हो गया ना। अब इसमें क्या मालूम है, एक चीज और है कि कौन सा आर्बिट्रेशन अवार्ड, कौन सी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया ऐसी है जहां हम
मुझे बोल देते, मैं दे देता। नहीं सर, हाँ? सॉरी सर, आप ऐसा बोल सकते हो सर मेरी। तो मेरा कहना यूं है, कौन सी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया ऐसी है जहाँ चम्मच भी वही के अंदर चाहिए इसलिए करते तो दहशत दहशत लगा के रखते हैं कि कहीं कैसे से कुछ मेरे मेरे पास आए, मौका आगे मिल के गया, एक बार भी मौका मिला तो वो फिर अपनी कार्रवाई कर सर, ले। पूना वाला का मेरे पास आया आर्बिट्रेटर का, मैंने आपने रिप्लाई भेजा, मैंने भेज दिया, वो हो गया शांत। एक आर्बिट्रेटर संतोष, दूसरे ने फिर पूना वाला का दूसरी जगह से कलकत्ता से मेरे पास नोटिस आया, मैंने जवाब भेज दिया, वो शांत। उसके बाद उसमें कोई इशू नहीं उठाया। मिंटी भाई का मेरे पास आया, अब्बा उसका भी मैं मतलब अब्बास नाम के कोई आर्बिट्रेटर थे, उन्होंने मेरे को 2 नोटिस दिए, उनका जवाब दे दिया, उसके बाद वो शांत। तो नोटिस का जवाब मेरा सवाल क्या है? मैंने क्या सवाल पूछा? आपने कहा, मैं तो कह रहा था दहशत फैलाने के लिए सिर्फ। किन सेक्शंस के हमें नहीं, आर्बिट्रेटर ये जानते हैं कि हमारा आर्बिट्रेशन अवार्ड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, हम इनके घर का चम्मच भी नहीं उठा पाएंगे, फिर भी क्यों किया जाता है आर्बिट्रेशन की कार्रवाई क्यों की जाती है? मुझे इसका जवाब चाहिए। क्योंकि नॉलेज देखते हैं ये कि कस्टमर की नॉलेज कितनी है, वो लीगल फेस कर सकता है। मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज क्या होती है मालूम है? आज आपके शहर में मैं आया हूँ, इस शहर में जितने भी लोग परेशान हैं, उसका 0.001% भी अभी अपने साथ बैठा नहीं है, राइट? जो मुझसे जुड़े हुए साथी हैं, वो भी मेरे साथ नहीं है। तो आप सोचो कि अगर ये 1000 लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं, ठीक है, मुझसे, किसी और से, लोकल एडवोकेट से, कितने लोग जाके मिलते हैं? गिने चुने लोग। तो वो गिने चुने लोग ऑब्जेक्शन दे देते हैं, लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं ना, आप में से कोई ऐसा इसको मालूम हो मेल आईडी क्या है? मुझे मालूम नहीं, आप सबको पता है क्योंकि अपन रेगुलर टच में है। तो कई लोगों को ये भी मालूम नहीं है मेल पे नोटिस आता है, व्हाट्सएप पे आर्बिट्रेशन आ रहा है, घर पे कागज आए, अंग्रेजी में आती तो पढ़ने नहीं आती है तो पढ़े। तो 95% 99% लोग, जवाब नहीं देते। 99% लोग जो है इसका जवाब नहीं देते हैं क्या? और उन लोगों का बेनिफिट इनको मिलता है, इन लोगों का बेनिफिट इनको मिलता है। मैं वहीं से इंस्पायर हूँ सर। वो राजस्थान नहीं, वो इंडिया में मतलब उनके एक्टिविटीज मौजूद है। मौजूद है। अच्छा काम। उनके पास परमेश्वर जी जितनी भी जानकारी है परमेश्वर जी प्लानिंग से मैंने आईडी फाइल करी थी। बिल्कुल। दोनों साथ रहते हैं, परमेश्वर जी वो दोनों चेंबर में। और उनका एक भांजा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ही बेटी भी प्रैक्टिस में आ गई ना कोर्ट हम में। लड़का लड़की दोनों दोनों आगे, दोनों दोनों आगे, आगे, दोनों आगे। चेंबर में, दोनों वो लड़का तो उनसे भी चेंबर कम हो गया उनका। लड़का भी चेंबर में, लड़की मिलने भी। का अंकल जा रहा हूँ जयपुर। 9 लाख का अपार्टमेंट सर, मैं तो फर्स्ट बार गया था, फर्स्ट बार सर्किल उधर रेलवे इसलिए स्टेशन फोन कर निकलते दूंगा, ही। अगर कल फ्री हुआ, मेरा भी आज तक मुलाकात नहीं हुई है, हमने एक दूसरे के बारे में सुना है। नहीं, रेलवे स्टेशन के सामने निकलते वो बरसमाता सर्किल में केवल मात्र 800 मीटर की दूरी पे, ज्यादा दूर भी नहीं है। अच्छा। ये जस्ट टर्न किया, वो रेलवे स्टेशन के सामने से निकले, जस्ट टर्न किया बिल्कुल। और इधर ही। डाउन ग्राउंड। और कोई सवाल साहब? सर अगर वो 15% में नहीं माने और कुछ बोले तो तो छोड़ दो, छोड़ दो। वेट करो। क्या फिर तो वारंट लेके आ, फिर करेंगे। अब तो वारंट आने पे ही करेंगे, वही 12%। पहले 15 का डिसीजन हुआ। हाँ, आपका शुक्ला जी, निखिल जी। मेरा तो सर ये अभी 4 बैंक और बाकी हैं, उनका 60% से नीचे आने को तैयार नहीं है। हाँ तो छोड़ दो ना। वो- अगर अपने पास 60% होता तो क्या इस कड़क नहीं, ये जवाब तो हमको यही इस पता है। कड़कती धूप में आप यहाँ आते? मैं क्या आप मुझे उदयपुर आकर मिलते? कोई तो हालात थे, कोई तो परिस्थिति थी। मैंने उनको यही कहा, मैंने 60% होता तो सर मैं डिफॉल्ट करता कि आपके पास में। अब आप एक काम करो, मैंने मेरा मानस बना लिया है, आप जिस दिन हो उस दिन सजा दे देना, मैं तो जेल में बैठने को तैयार हूँ। बस। अब ये जवाब देते से बोले अरे यार कर लो सेटलमेंट जो करना है, ना करना है तो आप आ जाओ, वरना जयराम जी की। और मार्च में फाइनल होना है, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल ईयर है वैसे भी। बस। आपका कोई सवाल? नहीं। आपका विजय? इन्हीं के केस तो मैं लड़ रहा हूँ। तो आप बिहार पे बात करते हैं। तो आपका चिंतन बिहार पे बात करते हैं। सारे लोन इन्हीं के डिफॉल्ट हुए हुए अभी। साहब आपका कोई सवाल? सर आप मेरे से भी नहीं पूछा।
आपने मेरे से पूछा है पूछा आपसे आपसे सर मैं तो आपसे बात कर लेता हूँ और आपकी वीडियो देख लेता हूँ सवाल के जवाब मिल नहीं जाएंगे। एक बात बताओ, मुझसे बात करते हो कभी ऐसा हुआ कि आपने मुझे फोन किया और मैंने 2 दिन तक आपसे बात नहीं की? नहीं सर नहीं, कभी काटा हो सकता है, 5 मिनट लेट आया हो। नहीं सर ऐसा तो मेरे साथ सेफ से जवाब आया और कई बार तो मैं आपको कॉल भी नहीं करता, मैंने व्हाट्सएप भेजा आपको, आपका 5 या 10 मिनट में मेरे पास आ जाता है इग्नोर इट या कोई ड्राफ्ट आ जाता है कि इसको भेज दो। तो आप मिस कॉल करते हो? नहीं मिस कॉल नहीं सर, कई बार तो मिस कॉल भी नहीं करता हाँ सर। नहीं, लेकिन जैसे मैंने कह रखा है मिस कॉल करो। नहीं, आपने अब कई क्या लोगों किया? की दिक्कत क्या है मालूम है, मैंने मिस कॉल फैसिलिटी शुरू की, अब ये मान के चलना 59 अभी मिस्ड कॉल है सर मैं क्या? तो अब इनको मैं जवाब दूंगा, लेकिन हो सकता है 500 ने किया हो, तो मैं जवाब तो उन्हीं को दी मेरी मिस कॉल। नहीं सर। लेकिन कई लोग व्हाट्सएप पे मिस कॉल करते हैं। क्या? नहीं सर मैंने जब भी आपको करा है फोन हाँ। मतलब आपको व्हाट्सएप करा है तो मैं सोचता हूँ कि मिस कॉल करूँ उससे पहले आपका जवाब आ जाता है तो मिस कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर अभी एक तो मेरे मित्र थे वो साथ आने वाले थे मगर वो कोई कारण से नहीं आ पाए, तो सर वो बोल रहे थे कि आप कुछ क्या नाम है गोल्ड लोन रखा हुआ है, अब वो क्या है कि ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं और ना छुड़ा पा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं हम इसको वो कितने टाइम से डिफॉल्ट है? सर वो तो मालूम करना पड़ेगा। गोल्ड लोन टेक ओवर हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्या मालूम है, कुछ मास्टरी इधर है। हाँ, वो उन्होंने कहा पूछ के आना, मैंने कहा चलो ठीक है वो आ तो आप रहा आप पे YouTube चैनल मेंबरशिप में कौन है? आपने हमारा डिस्कशन सुना था? एक बार मैंने 138 का क्रॉस किया था इनसे। आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के हेड है, इसके बावजूद मेरे साथ है, देखो मतलब बुरा नहीं मानते नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है ना? यो तो गोल्ड लोन तो ज्यादा तो नहीं है सर, अराउंड 180 के आसपास का लोन है, और कितने तोला है? करीब 4-5 तोला का है। तो यार मैं क्या कह रहा हूँ, टेक ओवर करा दो ना। आप किसी दुकानदार को भी अगर कहोगे ना भैया सोना बेचना है, हाँ। तो वो आके, क्योंकि वो चला जाएगा। सर मुथूट में मैंने करवाया अभी रिसेंटली 1 मंथ ही हुआ है, 11% पे करवाया है हम्म। और होता है टेक ओवर। हाँ टेक ओवर होता है, गोल्ड लोन टेक ओवर दुनिया का सबसे सुरक्षित Secure और loan ही वही सबसे है। खतरनाक लोन। यानी कि एक बात बताओ, हाँ। आपके मकान पर लोन है, हाँ। ठीक है, आपको घर से निकालने के लिए पूरी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, मजाक नहीं है। आपके पास कार है, मैं क्या कह रहा हूं, पोजीशन आपका है, गुंडागर्दी करके छीने बात अलग है। अगर आप तुरंत खानो सेक्शन 9 के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड तो उन्हीं के पास पड़ा है। देख के आते हैं ना। हाँ, कार की वैल्यू डाउन होगी, मकान की वैल्यू एक समय बाद बढ़ेगी, हाँ। लेकिन गोल्ड हर दिन बढ़ेगा। मार्जिन बढ़ रहा है। क्या? उनको आईडीएफसी बोलना, आईडीएफसी सीधा टेक ओवर कर देता है, वो खुद अभी बैंक उनका में सिविल पैसा कितना जमा है? करेगा और लेके आ जाएगा अपने पास। उनका सिविल कितना है? वो तो सर मालूम नहीं है। हाँ तो फिर सोच लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वकील साहब समझ गए ना? 603 की सिविल पे टेक ओवर हुआ सर। नहीं कुछ और भी, अच्छा कोई और काम भी होगा पूछने का। सिविल नहीं सिविल अच्छी हो तो अनसिक्योर्ड लोन ले लो। 10-12 एनबीएफसी के लिए से करके वो ले लो, फिर इसको दे लोन मत ले लो किसी से, मैं बहुत परेशान करते हैं जिंदगी में मतलब ये गलतियां हो गई हमसे। यार, जो हो गई गलती वो तो हो गई, लोन नहीं लेना चाहिए सर। कभी ऐसी कोई काम एनबीएफसी से तो कम से कम लोन कभी नहीं लेना चाहिए सर। चुपता होता ही नहीं थी। नहीं, कम खा लेना लेकिन लोन नहीं लेना, और बिल्कुल नहीं लेना। बड़े बुजुर्गों ने जो सर आज मैंने पहले मेरी पोजीशन इतनी सॉलिड थी, मैं जो चीज सोचता था खरीद के लिया था, मैं चाहे कितने लाख की हो, और इन एनबीएफसी ने मेरी ऐसी हालत खराब कर दी। एक तो मेरे साथ मेरे स्टाफ ने चोरी कर दी 50 लाख की, मैंने केस कर रखा है उन पर। 4 महीने पहले मैं अप्रैल में राजा आदमी था सर, आज मैं कंगाल आदमी हूँ सर। अभी आपको बताऊँ एक 4 महीने मेरी पोजीशन एकदम डाउन हो गई। मैं किससे अकड़ के बात करता था, आज मैं यश। डाउन के बात करता हूँ सर। इसको काट के वापस बनाना, मैं एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ। बाद में एक सेक्शन 25 का केस हुआ, सुनना, एक सेक्शन 25 का केस हुआ अपने व्यक्ति पे जिनका नाम है नयन भट्ट, जिनको आपने कभी लाइव वगैरह में देखा होगा। अब सेक्शन 25 का केस होने पर
मैं जैसे कहता हूँ वैसा वैसा वो चलते रहते हैं। अब एक दो बार उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, बात हुई नहीं। फिर उन्होंने मुझे एक बार पूछा, मैंने कहा ये केस खारिज हो जाएगा। मैं भी भूल गया इस बात को कि क्या बात हुई थी। फिर कोर्ट में उन्होंने जमानत करवा दी। जमानत करवाने के बाद केस की ट्रायल आगे बढ़ी। केस की ट्रायल आगे बढ़ी तो मुझे उन्होंने कहा सर क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, फाइल क्रॉस एग्जामिनेशन में आ गई है। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपका वकील कंपनी का जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होता है, जिसने केस फाइल किया, उससे सवाल पूछता है, क्या आपने लोन दिया था, कैसे दिया था, क्या वगैरह वगैरह बहुत सारे, और कोशिश करता है कि कोई ऐसा पॉइंट निकालूं मैं इस केस को खत्म करूं। तो मैंने कहा क्रॉस एग्जामिनेशन पे आ गया तो आपने क्या बचाव बिंदु लिया? सर बचाव बिंदु तो आपने मुझे बताया था, लेकिन वकील साहब ना कह रहे कि ये नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा? मैंने कहा क्या बात की थी? तो सर आपको मालूम था कि मेरी एक EMI बाउंस हो गई थी, तो मैंने सेक्शन 25 का रिप्लाई नहीं दिया। फिर दूसरा नोटिस आया, आपने कहा इस सेक्शन 25 का रिप्लाई दे दो। फिर तीसरा आया तो आपने मुझे ये कहा था क्या आपके पास पेमेंट है? मैंने कहा हाँ। आप क्या चाहते हो? मैंने कहा एक काम करो, ये पेमेंट कर दो, ये केस आप पे होने वाला है। मैंने पार्टी को क्या सजेशन दिया कि ये पेमेंट कर दो, और पेमेंट जब कर रहे हो तो आप उनको एक लेटर लिखो, एडवोकेट को, कंपनी को, कि टू में एडवोकेट का नाम, ये आपके द्वारा भेजे गए नोटिस की पालना में मेरे द्वारा ये अमाउंट, आपका नोटिस इस तारीख को प्राप्त हो और ये अमाउंट मैंने आपको आपकी कंपनी को जमा करा दिया है, और जमा की रसीद साथ में संलग्न है। तो इस मैटर में कोई भी केस कोर्ट में न करे, धन्यवाद। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया। अब ये बात मैं तो भूल गया, पार्टी को याद रहा। पार्टी जब जाके देखे तो पहले सेक्शन 25 का केस नहीं था, दूसरे वाले का भी नहीं था, और जैसे ही मैंने कहा तीसरे वाले का था। अब उन्होंने पूछा सर आपको कैसे मालूम कि ये तीसरे का ही करेंगे? मैंने कहा यूं ही तो नहीं कहता हूं कि 17 NBFC कंपनियों का पैनल रहा हो। मैं जिस कंपनी का था उसकी रणनीति में जानता था। अब उस समय उन्होंने कर दिया, लेकिन जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस सारा लेट होता है। अब ये बात मैं तो भूल गया, लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बारी आई तो ये कहा, मैंने कहा आपने वकील साहब को कहा हाँ मैंने कह दिया, तो सर वो मना कर रहे, केस में कॉग्निजेंस हो गया, आरोप सारांश हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आ गई, अब केस विड्रॉल नहीं होगा। मैंने कहा कॉल रिकॉर्ड करो। मैंने कहा मैं एप्लीकेशन लिखवाता हूँ क्या कि श्याम श्रीमान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और मैंने पूरी वही कहानी, कोई अलग नहीं। महोदय उक्त प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त की ओर से सभी ने निवेदन इस प्रकार का है कि परिवादी कंपनी ने तथ्यों को छुपाते हुए मिथ्या शपथ पत्र पेश कर कंपनी में परिवाद संस्थित कर गैर कानूनी कृत्य किया है। पत्रावली पर संलग्न एडवोकेट नोटिस मुझे प्राप्त होने पर मेरे द्वारा 15 दिवस के भीतर दिनांक तारीख को EMI की राशि जरिए IMPS कंपनी को जमा करवाई, और उसकी सूचना 15 दिवस के भीतर ही कंपनी को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से दे दी। मेरे कथनों के समर्थन में, मेरे उक्त कथनों के समर्थन में भेजे गए नोटिस की जवाब नोटिस की कॉपी, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण परिवादी कंपनी द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया गया है, और मेरे दिए गए जवाब को भी शामिल नहीं किया गया है। इस संदर्भ में कंपनी द्वारा मिथ्या शपथ पत्र पेश करके दूषित कार्रवाई की, जिस कारण मुझे प्रताड़ना हुई है। इस संबंध में कोर्ट में झूठा दावा पेश करने, मिथ्या शपथ पत्र पेश करने के संदर्भ में परिवादी कंपनी और परिवादी कंपनी के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर पर CRPC की धारा 340, और उस समय मैंने उनको कहा था भाई CRPC 340 BNSS में क्या होगी देख लेना, अभी तक हमारे जुबान पे आईडी है।
क्या तो के अंतर्गत इन पर कानूनी कार्रवाई किए जाने का आदेश प्रदान करें और उक्त केस को खारिज फरमावे। ये एप्लीकेशन बनाओ, इस एप्लीकेशन की 3 कॉपी बनाओ, एक खुद के लिए, एक कोर्ट के लिए, एक सामने वाले वकील को देने के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन जब भी पेश करोगे उनको रिसीव कराओगे। अब 11:15 बजे सुबह मुझे उसका फोन आया कि सर एप्लीकेशन मैंने बना ली, वकील साहब ने हम जा रहे हैं देने के लिए। मैंने कहा वकील साहब ने क्या कहा, एक्सेप्ट कर लिया? तो उन्होंने कहा जब नरेंद्र जी ने कहा है तो लगा देते, देखते क्या होता है। अब वो जैसे ही कोर्ट में गए, वो एप्लीकेशन रिसीव कराए, सामने वाला वकील रिसीव नहीं करे, वो कह रहे हैं 10 मिनट वापस आता हूँ। ये लोग चाय की कैंटीन में गए, तब तक जाके उसने प्रकरण विड्रॉ कर लिया। तब तक कंपनी वाले ने केस विड्रॉ कर दिया। क्या तो मैंने क्या कहा मालूम पार्टी को, देखो खेल खत्म नहीं हुआ है। तो टोटल लोन कितने हैं? क्या 40 लाख, सेटलमेंट कितने होगा सबका? 10 लाख में, कंपनसेशन इससे लेंगे। मैंने कहा पूरे केस की सर्टिफाइड कॉपी तुम्हारे जवाब दिए वो, और इस मैटर में अब इनके खिलाफ केस फाइल होगा। क्या और ये देंगे हरेसमेंट, और तुम्हारे जितने भी लोन है आज तक अब चुकाएगी ये कंपनी। कंपनसेशन में चला जाए। बिल्कुल कंपनसेशन। न्यायिक कार्रवाई में मजाक किया, मतलब वो परिवार पढ़ते ही एडवोकेट साहब के इंडिकेटर लग गए। क्यों? ये क्या होता है, नए छोरे कंपनी के वकील होते हैं। आप ये काउंट मत करना, मुझे कह रहे हैं होता क्या मालूम है, काम नहीं बल्क में दुनिया भर का काम ले लिया। अब कौन सा नोटिस आ रहा है, कौन सा जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है इनको, पर वह लगा दिया। और साइन किसके? कंपनी के पावर, और कंपनी की तरफ से कोई भी साइन करो, वो तो कंपनी के साइन है। अब देखा तू कंपनसेशन फाइल करेगा इसमें क्या, और डायरेक्टली 30 लाख, 25 लाख, 50 लाख जुर्माने की मांग कर, और क्रिमिनल मुकदमा अलग से दर्ज करा। सिविल सूट है। हाँ, क्रिमिनल मुकदमा अलग से दर्ज करा। तो कभी कभी अगर हम सेक्शन 25 में यूं लगता है, पहली ईएमआई, दूसरी ईएमआई, तीसरी ईएमआई पे खेल कर रहे, अगर छोटी है तो क्या जरूरी नहीं है। बाकी तो हम कोर्ट में, अभी ये जजमेंट आने के बाद तो हमको चिंता रही नहीं, हम जब चाहे तब कर सकते हैं, कोई तनाव नहीं। यूं ठीक है ना? ओके सर। और कोई बात? 5 मिनट बात करें।